हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इनसेन। और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेसन में बीएफए से रिलेटेड जो बुक है ना, ये 12th की, मैंने इस पर फर्स्ट चैप्टर बनाया था, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम सीधे ये 13वां चैप्टर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न ये देखो, ज़्यादा टाइम तो है नहीं अब कि मैं एक एक चैप्टर पर वीडियो डाल पाऊँ। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं मैं उनके ऊपर पहले वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से आता है। अब इस चैप्टर के अंदर एम.एफ. हुसैन के बारे में दे रखा है, जो बेसिकली समकालीन आर्टिस्ट हैं। जैसे कि दे रखा है समकालीन भारतीय कला, कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है ना इंडिया की, उसके ऊपर दे रखा है। अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर इंग्लिश में बुक, और ये इंग्लिश में नहीं है या हिंदी में नहीं है। देखो, मेरी कोशिश ये है कि मैं जनरल समझा दूँ आपको, कंटेक्स्ट क्या है इसका सब्जेक्ट का। समकालीन का मतलब होता है कंटेम्प्रेरी, सिंपल सी बात है। बात वही कही जा रही है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। पेपर आपको दोनों ऑप्शन देता है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हो तो हिंदी में उसको पलट के देख सकते हो कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे समकालीन का मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको, तो इंग्लिश में समझ में आता है कंटेम्प्रेरी, तो उसको पलट के देख लो पेपर को। इस तरीके से आप समझ सकते हो आगे। तो इस चैप्टर में हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। 13वां चैप्टर है ये, यानी कि 13 समकालीन भारतीय कला, कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ इंडिया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो बीएफए की तैयारी नहीं भी कर रहे ना, उनको भी ये चैप्टर ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आर्टिस्टों के बारे में बता रखा है। जो अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं हमारे देश के, समकालीन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट रहे हैं, उनके बारे में इसमें बता रखा है। एम.एफ. हुसैन जैसे बड़े बड़े आर्टिस्टों के बारे में बता रहा हूँ, काफ़ी नॉलेज है इसके अंदर। तो इसको तो आपको 101% आपको स्किप करना ही नहीं है। सो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मुगल तथा पहाड़ी चित्रकला तथा पारंपरिक मूर्तिकला के अंत के बाद, ठीक है, पश्चात को मैं बाद बोलूँगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मुगल तथा पहाड़ी चित्रकला, यानी कि जो मुगल की और पहाड़ी जो चित्रकला थी, ठीक है, जो वहाँ की आर्ट थी, पारंपरिक मूर्तिकला के अंत के बाद, यानी कि जो उनकी पारंपरिक जो मूर्तिकला होती थी, उस टाइम पे मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी पुराने ज़माने की, जो उनकी पारंपरिक थी, जब उनका अंत हुआ तो उसके बाद 19वीं सदी यानी 19वीं शताब्दी में भारतीय कला के क्षेत्र में कई विशेष विकास नहीं हुए। इसका कहने का मतलब 19वीं शताब्दी के बाद भारतीय कला के क्षेत्र में, यानी कि भारतीय जो इंडियन कला थी, इंडियन बोल देखो, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, तो जो भारतीय कला थी उसमें कोई अनोखा कुछ विकास हुआ नहीं, वही नॉर्मल सा चल रहा था मामला। इस बीच अंग्रेज शासकों ने भारत के मुख्य शहरों में कला विद्यालयों की स्थापना करी। इस बीच में अंग्रेज़ों का शासन हो गया था उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज शासकों ने भारतीय कला मुख्य शहरों में कला विद्यालय, यानी कि अंग्रेज़ों ने कला के विद्यालय खोले उस टाइम पे, ठीक है। इन विद्यालयों में मुख्य रूप से यूरोपीय कला शैली की शिक्षा दी जाती थी। साफ सीधी बात है, अगर बाहर के देशों ने खोले, अंग्रेज़ों ने खोले, तो अपना ही तो पढ़ाएंगे ना भैया। तो अपने जो वहाँ की यूरोपीय जो कला थी, वेस्टर्न कला, उसकी शिक्षा दी जाती थी उन कॉलेजों में। जैसे मुंबई जे कॉलेज ऑफ आर्ट में भी वेस्टर्न की तरफ बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। अब दक्षिण भारत में राजा रवि वर्मा पश्चिमी यथार्थवादी कला शैली में पौराणिक तथा धार्मिक विषय वस्तु पर चित्र बनाकर बहुत लोकप्रिय हुए। तो जो राजा रवि वर्मा थे, बहुत से लोगों को पता होगा उनके बारे में, बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं अपने टाइम के। तो वो क्या करते थे, वो बेसिकली वो राजा तो थे ही, राजा रवि वर्मा पश्चिमी यथार्थवादी कला शैली में पौराणिक तथा धार्मिक, यानी कि पौराणिक और धार्मिक चीज़ें बनाते थे वो। अब धार्मिक चीज़ें रामायण वगैरह के ऊपर ही बना रखी है उन्होंने पेंटिंग्स, इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। विषय वस्तु के चित्र बनाकर, यानी कि वो फेमस हो गए थे, क्या बोलते हैं, रामायण के ऊपर चित्र बना के, इस तरीके की पेंटिंग्स बनाकर वो बहुत फेमस हो गए थे। और वो बेसिकली रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते थे, साथ साथ में वो ऑयल पेंटिंग लेकर आए थे भारत में। तो इस तरीके से वो फेमस हुए थे, और वे दक्षिण भारत के स्वयं शिक्षित चित्रकार थे, यानी कि सेल्फ थॉट थे वो। राजा रवि वर्मा क्या थे, सेल्फ थॉट थे। बंगाल के अबिंद्रनाथ ठाकुर ने पारंपरिक रीति के आधार पर एक नई चित्र रीति प्रस्तुत की। जो अबिंद्रनाथ ठाकुर थे, इन्होंने पारंपरिक रीति के आधार पर, यानी कि पुरानी
जो परंपरा चली आ रही थी उस रीति को लिया, उसको आधार बनाया और उसके आधार पर एक नई चित्र रीति प्रस्तुत करी। यानी कि इन्होंने एक नया स्टाइल डेवलप किया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जो बंगाल से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या किया, बेसिकली रविंद्रनाथ ठाकुर के ही भाई थे, और इन्होंने क्या किया, पारंपरिक रीति के आधार पर, जो पारंपरिक रीति चली आ रही थी उसको आधार बनाया और उसके ऊपर एक जो है नया स्टाइल डेवलप किया। उन्होंने अपने योग्य शिष्य के साथ बंगाल स्कूल के नाम से एक रीति का प्रचार किया। इन शिष्यों में से नंदलाल बोस और विनोद बिहारी, शारदा वकील जैसे कला हस्तियां मुख्य थी। अब ये सारे शिष्य थे, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, शारदा वकील, इनके बारे में पूछ सकता है पेपर में। ये सब बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। और ये किसके शिष्य थे? रविंद्रनाथ ठाकुर के। अब ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसी कला हस्तियाँ, जिस समय भारत में यह चित्र रीति लोकप्रिय हो रही थी, उसी समय पेरिस से शिक्षा प्राप्त अमृता शेरगिल भारत आ गई। अब देखो, एंट्री होती है अमृता शेरगिल की जब वो पेरिस से आती हैं। और कब वो आती हैं? जब ये चित्रकला लोकप्रिय हो रही थी उस टाइम पे, तभी उन्होंने एंट्री मार दी अमृता शेरगिल ने, पेरिस से जो पढ़ के आई थी। और अमृता शेरगिल को आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आगे समझ लेंगे उनके बारे में भी। अमृता अपनी चित्र शैली में पश्चिमी तकनीक के साथ भारतीयता का संगम करने में सफल हुई थी। अमृता शेरगिल ने क्या किया था, जो भारत की पारंपरिक जो स्टाइल होता था ना, उस स्टाइल को लेकर थोड़ा सा मिक्स किया था बाहर वेस्टर्न स्टाइल में। उसमें वो सक्सेसफुल हुई थी और वही वो स्टाइल लेकर आई थी जिन्होंने स्टाइल डेवलप किया था। दूसरी ओर विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, अब रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एंट्री होती है, ने 67 वर्ष में चित्र बनाना शुरू किया था। अब देखो, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने 67 वर्ष में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कब चित्र जो है बनाने स्टार्ट किए थे, पेंटिंग बनानी स्टार्ट करी थी उन्होंने 67, ऑलमोस्ट जब 70 के हो गए थे। देखो कितनी बड़ी बात है कि इस एज में जाके वो पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम करते थे वो। जिनके चित्रों में अभिव्यंजनाम, ठीक है, पता नहीं कैसा वर्ड है, रूप बहुत सुंदर तरीके से प्रकट हुए। एक अन्य कलाकार जामिनी रॉय ने लोक कला से प्रेरित होकर, देखो इसमें सभी दिग्गजों के नाम हैं, ठीक है, जामिनी रॉय हो गया, रविंद्रनाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल, सभी दिग्गज हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं ये। जामिनी रॉय ने लोक कला से प्रेरित होकर उसे आधुनिक रूप दिया। जामिनी रॉय का क्या काम है? लोक कलाकार, लोक पेंटिंग्स जो होती थी, जो लोग बनाते रहते थे, लोक कला जो होती है, लोकल कला, वो उनसे प्रभावित हुई। उन्होंने उसको क्या दिया, लोक कला से प्रेरित होकर आधुनिक यानी कि मॉडर्न लुक दिया उसको, और एक नई शैली बना दी। अब देख लो, बहुत सारे आर्टिस्टों ने इसमें क्या सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे आर्टिस्टों ने वेस्टर्न कला को, इंडियन कला को मिक्स करके कुछ ना कुछ डेवलप किया है, तो और एक नया स्टाइल डेवलप हुआ है दोनों को मिक्स करके। इन भारतीय समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ठीक है, चित्रकला से प्रेरित होकर युवा कलाकार नई नई रीतियों द्वारा कला सर्जन करने लगे। इनमें से बंगाल के इनमें से बंगाल के कलकत्ता ग्रुप तथा बम्बई के प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का भारतीय समकालीन कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन दो ग्रुपों का देखो, कलकत्ता ग्रुप हो गया और मुंबई के प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इन दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है भारतीय जो समकालीन जो बेसिकली कला हुई है उसको इम्प्रूव करने में, ठीक है, या उसको आगे बढ़ाने में कह सकते हैं। नारी का चेहरा, ये एक पेंटिंग है और माध्यम क्या है इसका? स्याही, जल रंग, वाटर कलर भी बोल सकते हो, ठीक है, जल रंग, वाटर कलर और इंक। रचना काल 1937 में ये पेंटिंग बनी थी। आकार इसका 50x53 सेंटीमीटर है। चित्रकार हैं रविंद्रनाथ ठाकुर और संग्रह है
राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली। ये देख के भी आ सकते हो पेंटिंग सामने, बहुत अच्छी पेंटिंग है। अब शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कला भवन का निर्माण किया। कला भवन का निर्माण किसने किया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ये क्वेश्चन आ सकता है। रविंद्रनाथ ठाकुर नंदलाल बोस आदि कलाकारों को ले आए, परंतु स्वयं बंगाल स्कूल द्वारा प्रभावित नहीं थे। रविंद्रनाथ अवचेतन मन में आई हुई चित्रों को चित्रित करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर किन चित्रों को चित्रित करते थे? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। जो उनके अवचेतन मन में आते थे, यानी कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आता था वो उसको चित्र बनाते थे, उसकी पेंटिंग बनाते थे जो सबकॉन्शियस माइंड में उनके आ रहा है। बेसिकली कवि थे तो आर्टिस्ट तो शुरू से ही थे, वो आर्टिस्टिक दिमाग उनका पहले ही था, रचना दिमाग उनका वैसे ही तेज था बहुत। अब मुख्य रूप से वे रेखांकन करते थे और आवश्यकता अनुसार हल्का जल रंग के लेप का प्रयोग करते थे। यानी कि रेखाओं से वो ड्राइंग वगैरह करते थे खाली, साथ साथ में वो रेखा यानी कि लाइन से करते थे और थोड़ा बहुत जल रंग भी उसमें यूज़ कर लेते थे, जैसे कि इसमें दिख रखा है। उसके बाद हल्का जल रंग, हल्का सा ज़्यादा नहीं, उन्होंने हल्के तथा गहरे रंग का प्रयोग किया। इनके इस चित्र में औरत में सिर साड़ी से ढका हुआ है। औरत का जो सिर है वो इस तरीके से साड़ी से ढका हुआ है। उसके होठों का चित्रण इस प्रकार किया है जैसे अभी कुछ कहने वाली है। अगर हम होठों की तरफ देखें तो, और इसकी आंखों से भी ऐसा लगता है कि कुछ कहने वाली है। औरत के चेहरे पर कोमल तथा हल्के स्याही का लेप देकर करुणा रस का सर्जन किया गया। यानी किया गया चेहरे पर कोमल तथा हल्की स्याही दे रखी है चेहरे पे, डार्क रंग नहीं दे रखा जैसा कि साड़ी के यहाँ पे दे रखा है। और हल्की स्याही के लेप देकर, हल्का स्याही का लेप देकर करुण रस का सर्जन किया गया है। करुण रस मतलब करुणा, दया का भाव, इस तरीके से वो दिखाने की कोशिश करी। उसके बाद क्या है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन Q&A दे रखे हैं, जैसे कि शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ने का निर्माण किया, शांति निकेतन में कला भवन का निर्माण किया। ठीक है, इस चित्र में रविंद्रनाथ ने का प्रयोग किया है, जल रंग बोल सकते हो। ठीक है, जल रंग और स्याही का प्रयोग किया है। रविंद्रनाथ मन से आई हुई चित्रित करते थे, जो उनके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में आते थे, उसका वो चित्र करते थे। अब अगले पे चलते हैं, दुल्हन का श्रृंगार। अगर कुछ ही समझ नहीं हो, पीछे जाओ, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, नहीं तो हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। अगला है दुल्हन का श्रृंगार। तो दुल्हन का श्रृंगार ये एक पेंटिंग है। ठीक है, माध्यम है इसका कैनवस यानी कि ऑयल पेंटिंग से, ऑयल से बनाई गई तेल रंग। रचनाकाल 1937 सॉरी। आकार क्या है इसका? आकार है इसका 144.5 x 86 सेंटीमीटर इसका आकार है। चित्रकार है अमृता शेरगिल और संग्रहालय है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये है, जाके देख भी सकते हैं आप। दुल्हन का श्रृंगार अमृता शेरगिल का एक विख्यात चित्र है। ये पेंटिंग आप वहाँ पे लाइव देख सकते हो, काफ़ी अच्छी पेंटिंग है, लाइव देखने का अलग मज़ा होता है। और ये एक बहुत ही अच्छी फेमस पेंटिंग है दुल्हन का श्रृंगार, जिसमें से अगर बताऊँ तो ये पेंटिंग कम से कम 50-60 लाख 1 करोड़ के आसपास तक की इसकी कीमत होगी। जिसमें 5 मानव आकृतियाँ, ठीक है, 5 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें तो 4 दिख रही है, 1 2 3 4 है, तो इसमें 5 को लिखा हुआ है। जिसमें 5 मानव आकृतियाँ हैं, इस चित्र में दुल्हन तथा उसकी क्या बोलते हैं सहचारियाँ, यानी कि उसकी जो उसकी सहेलियाँ वगैरह होती हैं जो उसका मेकअप वगैरह करती हैं, तो वो दे रखी हैं। उसकी सहचारियाँ शरीर के रंगों का भेद चित्र संयोजन को परिपूर्ण करता है। चित्र के पृष्ठभूमि में अमृता के मनपसंद धुंधले रंग
हरे रंग के आगे बैंगनी, गुलाबी, हरा, सफ़ेद तथा भूरे रंग के प्रयोग से सुंदरता बहुत क्या बोलते हैं बढ़ गई है। अब इसमें क्या दे रखा है, दुल्हन को अलग से पहचान देने के लिए उसका रंग थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा गोरा है, बाकी सबका रंग जो है थोड़ा सा सावला काला कर रखा है, सिर्फ दुल्हन को अलग से पहचान देने के लिए इस पेंटिंग में। उसके बाद हम चलते हैं, आमतौर पर अमृता अपनी कला में आत्मा के गहरेपन को अभिव्यक्त करती हैं, यानी कि आत्मा का जो गहरापन है ना उसको वो शो करती हैं अपनी पेंटिंग्स में। दुल्हन का श्रृंगार चित्र एक छंदमयता कलाकृतियों के हस्त मुद्रा से और भी स्पष्ट हुए हैं। निसंदेह भारतीय नाट्य कला के इन मुद्राओं ने अमृता को प्रभावित किया है। चित्र में सामने दो मिट्टी के घड़े हैं, ये दो मिट्टी के घड़े हैं और एक सहचारी दुल्हन के केस सवार रही है, जैसे कि यहाँ पे हम दिख रहा है, तथा दूसरी सहचारी हाथ में बर्तन लिए खड़ी हुई है। हाथ में बर्तन लिए खड़ी है, खड़ी नहीं है, वो बैठी है, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने घड़ी लिखा हुआ। दुल्हन के दोनों हाथ लाल रंग से रंगे हैं। ये बेसिकली ये है ब्लैक एंड वाइट दे रखी है इसमें, ये आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल कलर दिखेंगे उसमें। लाल रंग से उसके हाथ रंगे हुए हैं। उसकी मुद्राएं कुछ इस तरीके से रहती हैं हाथों की, ठीक है। और जो आमतौर पर विवाह के समय भारत में प्रचलित है, अमृता शेरगिल के चित्र संयोजन में बहुत ही ऐसी सरल रंगों का प्रयोग किया गया है। वे अजंता के भित्ति चित्र तथा राजपूताना लोक चित्रों द्वारा प्रभावित थी। उन्होंने यूरोपीय कला शैली में प्राप्त तकनीकी ज्ञान तथा शैली के साथ भारतीय प्रभाव को बहुत ही संतुलन तरीके से उन्होंने मिक्स किया था, यानी कि वहाँ की टेक्निक्स को लिया और यहाँ के रिलीजन को लिया, यहाँ के कलर्स को लिया, उसकी टेक्निक को मिक्स करके उन्होंने इस तरीके से अपना स्टाइल डेवलप किया बेसिकली। और आमतौर पर अमृता अपनी कला द्वारा के गहरेपन को करती थी। तो गहरेपन को क्या करती थी ये, एक ना इसमें दिखा था, अमृता शेरगिल ठीक है, अपने आत्म गहरेपन को अभिव्यक्त करती थी। अमृता के संयोजन रीति बहुत ही सरल थी, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था सरल थी। उसके बाद चित्र में दुल्हन के हाथ से रंगे लाल रंग थे, उसके लाल रंग से हाथ लगे हुए थे। अब हम चलते हैं हमारे अगले उसकी तरफ, चैप्टर की तरफ। शीर्षक क्या है इसका, सावताल परिवार, और कंक्रीट इसका माध्यम है। रचना काल है इसका 1938। आकार है इसकी, ऊंचाई है बेसिकली 290 x 200 x और 315 सेंटीमीटर। मूर्तिकार हैं राम किंकर बैज। संग्रह है विश्व भारत शांति निकेतन, बंगाल में है ये, दिल्ली में नहीं है, तो दिल्ली वाले नहीं जा सकते। राम किंकर, ठीक है, राम किंकर की कला शिक्षा शांति निकेतन के विश्व भारती में हुई थी। तो राम किंकर की कला शिक्षा शांति निकेतन के विश्व भारती में हुई थी। ये क्या लिखा हुआ ना, राम किंकर की कला शिक्षा शांति निकेतन में विश्व भारती में हुई थी। नंदलाल बोस उनके गुरु थे। तो इनके गुरु कौन थे, नंदलाल बोस इनके गुरु थे राम किंकर के। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, शांति निकेतन में इनकी पढ़ाई हुई थी, और नंदलाल बोस जैसे बड़े कलाकार इनके गुरु रहे थे। उसके बाद तथा विनोद बिहारी मुखर्जी, शंख चौधरी आदि विख्यात कलाकार उनके सहपाठी थे। तो ये इनके दोस्त यार थे,
विनोद बिहारी मुखर्जी, शंख चौधरी, ठीक है, बड़े बड़े कलाकार थे। ये इनके दोस्त थे। रामकिंकर भारतीय समकालीन कला के प्रथम मौलिक आधुनिक मूर्तिकार थे। तो ये आधुनिक मूर्तिकार थे उस टाइम पे, और यानी कि मॉडर्न जो मूर्तिकार होते हैं वो थे ये। इन्होंने चित्रकला में भी अपने प्रतिभा को स्पष्ट किया है, यानी कि चित्र में भी इन्होंने अपने कौशल को दिखाया, अपनी हुनर को दिखाया बेसिकली। उसके बाद प्रथम मौलिक आधुनिक मूर्तिकार उन्होंने चित्रकार में भी अपनी प्रतिभा को स्पष्ट किया। उनकी कई मूर्तिकलाओं ने कला रसिकों को मोहित किया, ठीक है। उसके बाद एक एवं अगली पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित किया, उनको वो किया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने मूर्ति कलाओं में दो सुंदर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों नई दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य द्वार के दोनों ओर शोभामान्य है। उन्होंने बहुत साहस के साथ अपरिचित विषय वस्तु तथा माध्यम का प्रयोग किया। माध्यम के लिए उन्होंने सीमेंट रोड़ी को मिलाकर यानी कि इन्होंने कंक्रीट का यूज़ किया, सीमेंट और रोड़ी को मिलाकर द्वारा, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है उससे काम करना, द्वारा मूर्तियों को खुरेद कर सतह बनाकर, यानी कि कितना मुश्किल काम है देखो, सातल परिवार जैसी इस माध्यम से बनाया गया। यानी कि सातल परिवार, ये एक परिवार बनाया इन्होंने। उसके बाद इस मूर्ति को सातल परिवार जैसे आदमी, स्त्री, बच्चे, गांव, यानी कि आदमी, स्त्री, बच्चे वो गांव छोड़कर आ रहे हैं, वो इसमें दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। शहर में आजीविका के लिए आ रहे हैं, उनका पालतू कुत्ता भी उनके साथ में है। इस मूर्ति में मूर्तिकार ने बहुत ही मामकृता तथा साथ ही ग्रामीण समाज, यानी कि गांव के बेसिकली गांव पना दिखाने की कोशिश करी है इसके अंदर। और सावतल परिवार किस मूर्ति से बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है। दिल्ली में रिजर्व बैंक मूर्तियों के मूर्तिकार हैं। रामकिंकर मूर्तिकार ने शिक्षा प्राप्त की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, विश्व भारती में। तो ये एक बार देख लेते हैं पीछे। विश्व भारती में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो अगले चैप्टर पे चलते हैं। अब ये थोड़ा मेरा फेवरेट चैप्टर है, पर्सनल फेवरेट है। तो इसमें क्या है, हम इसमें मदर टेरेसा जो कि एम एफ हुसैन की बनाई हुई पेंटिंग है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा। शीर्षक मदर टेरेसा, बहुत महंगी पेंटिंग है ये, करोड़ों की पेंटिंग है, और माध्यम है कैनवस, ऑयल पेंटिंग। रचनाकार है 1988 में बनी थी। बनाई किसने थी, हमारे प्यारे एम एफ हुसैन जी ने बनाई थी। संग्रह कहाँ पे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में। और एम एफ हुसैन का नाम कोई जानता ना हो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। साथ में सामान्य परिचय, ठीक है। समकालीन भारत कला में एम एफ हुसैन का योगदान सभी को पता है, कितने महान कलाकार रहे हैं एम एफ हुसैन। अपने मेहनत तथा प्रतिभा, साथ में मेरे फेवरेट कलाकार भी हैं वो, ठीक है। अपने साथ में अपनी जो प्रतिभा थी, अपने हुनर थे, उसने कला क्षेत्र में चोटी पर वो गए थे, यानी कि बहुत ऊपर तक गए थे, हम सभी को पता है। उनको इंडियन पिकासो भी कहा जाता था, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इंडियन पिकासो किसे कहा जाता है, सर एम एफ हुसैन को कहा जाता है। अपने चित्रों से एम एफ हुसैन ने पौराणिक कहानियों, ठीक है, पौराणिक कहानियों तथा आधुनिक जीवन धारा का अद्भुत रूप से मिक्स किया था। आधुनिक को और पुरानी चीज़ों को, यानी कि पौराणिक कहानियों को और आधुनिक जीवन को उन्होंने मिक्स किया था। समाज, इसको शब्द को छोड़ ही दो। प्रभाविक जीवन में वे फिल्म आदि विशाल बैनर, सबको पता है कि वो अपने शुरुआती यानी कि स्ट्रगल वाले टाइम पे वो बैनर्स वगैरह करते थे, और जो मूवीज़ वगैरह देखते थे पहले हाथों से पोस्टर बनते थे, अब तो डिजिटली बना देते हैं।
पहले हाथों से बनते थे और बहुत बड़े बड़े ऊपर चढ़ चढ़ के बनाने पड़ते थे, जो थोड़ा रिस्की भी होता था। एक बार गिर भी गए थे ये, इन्होंने बताया भी था कि एक बार गिर गए थे ये, तो बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पे ऐसे पेंटिंग करना। और वहाँ पे ये पोस्टर वगैरह बनाते थे जिसके इनको बहुत कम पैसे मिलते थे। और अब तो खैर इनकी पेंटिंग अरबों करोड़ों की बिकती है। इन अनुभवों के कारण हुसैन बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी पेंटिंग, बड़े बड़े कैनवास वो चुटकियों में बना लेते थे। मदर टेरेसा के इस चित्र में हुसैन ने इस महान समाज सेविका यानी कि मदर टेरेसा जो बहुत बड़ी सेविका थी उनको दिखाया है, उनके श्रद्धा भाव को दिखाया है इस पेंटिंग के अंदर। मदर टेरेसा ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है रोगग्रस्त गरीबों को दे दी, उनकी सेवा करी। इससे प्रभावित होकर हुसैन ने मदर टेरेसा से बहुत 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 सारे चित्र बनाए और क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इस संयोजन को 3 भागों में खंभे द्वारा विभाजित किया गया है। ये 1 और 2 और ये 3 में विभाजित किया गया है इसको। खंभों में पीला रंग दिया गया है और हल्का भूरा रंग दिया गया है, जिसके बीच में आकृतियों को अंकित किया गया है। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ हैं, ठीक है। बाईं दिशा में मदर टेरेसा एक बच्चे को गोद में खिला रही हैं, यहाँ पे खिला रही हैं, ठीक है। यद्यपि चित्र में मुख्य कृति यानी कि जो बीच में जो बना हुआ है ना यहाँ पे के स्थान पर काला रंग प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो काला रंग है बीच में काला रंग प्रयोग किया गया है, परंतु नीले बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी, ये नीले बॉर्डर वाली जो मदर टेरेसा की पहचान है, ठीक है। सफ़ेद साड़ी विशेष नक्काशी के द्वारा मदर टेरेसा की पहचान होती है। उसके बाद चित्र के मध्य भाग में इसी तरह के 2 आकृतियां हैं, जिनमें एक हाथ आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि ये रहा। चित्र में हॉरिजॉन्टली लेटे हुए एक लाल आकृति को बनाया गया है। ये लाल आकृति जो ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, आकृति को बनाया गया है। कहाँ चला गया? आकृति को बनाया गया है। यह चित्र न केवल मदर टेरेसा के मानव जाति के प्रति प्रेम को दिखाता है, बल्कि दर्शकों को समाज के इस क्या बोलते हैं पीड़ित वर्ग के लिए दयावान भी बना देता है। कुछ इसके क्वेश्चन मार्क क्या है? हुसैन चित्र कला में का और के मेल बंधन है। मदर टेरेसा में रहती थी, हुसैन प्रभावी जीवन में चित्रण करते थे, यानी कि पोस्टर वगैरह बनाते थे। एम.एफ. हुसैन क्या थे? एम.एस. विश्वविद्यालय कला विभाग, चित्रशैली और भारतीय धानवादी कला बनाते थे, यानी कि क्यूबिज्म। क्या करते थे ये? क्यूबिज्म बनाते थे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एम.एफ. हुसैन की स्टाइल का नाम क्या था या उनका क्या स्टाइल था? उनका स्टाइल था क्यूबिज्म। वो क्यूबिज्म से प्रभावित थे। ये इसमें क्वेश्चन दे भी रखा है 3rd वाला। अब ये हमारा लास्ट चैप्टर हम ले सकते हैं इसको। इसका शीर्षक क्या है पेंटिंग का? थानप्रिक है। माध्यम क्या है? बोर्ड, यानी कि ऑयल पेंटिंग है, ये भी बोर्ड पे बनाई गई है। रचना काल 1955 में बनाई गई है। आकार है इसका 193 x 168 सेंटीमीटर। चित्रकार हैं N.S. बेंद्रे, जो कि बहुत महान कलाकार हैं, और इस पेंटिंग की कीमत कम से कम 50-60 लाख से ऊपर होगी अगर वहाँ पे जाओगे तो। और ये पेंटिंग मैंने सामने देखी है, काफ़ी बड़ी पेंटिंग है और सामने से काफ़ी अच्छी लगती है। और संग्रहकार है राष्ट्रीय आधुनिक कला और संग्रहालय नई दिल्ली। हमें फ़ोटोज़ में पेंटिंग नॉर्मल लगती है, जब आप सामने से देखोगे ना इनको तो इन पेंटिंग का एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है।
इंदौर के ललित कला विद्यालय से, देखो अब इन्होंने कहाँ पढ़े हुए हैं, ये हमारे दिल्ली के ललित कला कॉलेज ऑफ आर्ट से ही पढ़े हुए हैं। ललित कला विद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करी। एन.एस. बेंद्रे ने केवल एक महान चित्रकार नहीं थे बल्कि ना केवल एक महान चित्रकार थे बल्कि बड़ौदा की एस.एम.एस. यूनिवर्सिटी के कला विभाग के प्रधानाचार्य के साथ साथ समकालीन कला में ख्यातिमान कई चित्रकारों के शिक्षक भी थे, यानी कि बहुत बड़े चित्रकारों के ये शिक्षक भी रह चुके थे। उसके बाद बेंद्रे ने यद्यपि पश्चिमी रीति में कला शिक्षा प्राप्त की, यानी कि वेस्टर्न में इन्होंने बाद में जो है वेस्टर्न नीति में जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद प्राप्त करी थी, परंतु उनके चित्र की शैली संपूर्ण रूप से भारतीय है। दिया गया थानप्रिक एक ऐसा चित्र है जिसके विषय वस्तु भारतीय शास्त्रीय चित्रकला तथा मूर्तिकला में बहुत ही लोकप्रिय थी। वर्टिकल संयोजन, यानी कि वर्टिकल कॉम्पोजिशन, इस तरीके से वर्टिकल में ये कॉम्पोजिशन बनाई गई है। संयोजन मतलब कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। वर्टिकल कॉम्पोजिशन में एक युवती को पैर से चुभे हुए कांटे को निकालते हुए दिखाया गया है। ये कांटा निकाल रही है, ठीक है। साथ पेड़ भी दर्शाया गया है, ये पेड़ भी दिखाए गए हैं साथ में पीछे। यद्यपि चित्र की विषय वस्तु पारंपरिक भारतीय शैली की ही है, पर इसकी धनवादी यानी कि क्यूबिज्म में बेसिकली बना रखी है। क्यूबिस्ट शैली की जो तकनीक है थोड़ा वेस्टर्न लुक भी दे रही है इसको और इंडियन लुक भी दे रही है, तो एक तरह से दिख रहा है कि पेंटिंग बनाई तो क्यूबिज्म में गई है लेकिन दिख इंडियन रही है। इस चित्र में मुख्य रूप से नीला, भूरा, लाल, पीला रंग दिखाया गया है, ठीक है। बेंद्रे के प्रधानाचार्य थे, कहाँ के प्रधानाचार्य थे? एम.एस. यूनिवर्सिटी के। उनके संपूर्ण रूप से हैं, क्या है इनके संपूर्ण रूप से? चित्रशैली भारतीय है, उनकी चित्रशैली संपूर्ण रूप से भारतीय है। थानप्रिक चित्र बेसिकली किस में बनाया गया? क्यूबिज्म में बनाया गया। तो इन्होंने भी पेंटिंग क्यूबिज्म में बनाई है ये वाली, और एम.एफ. हुसैन तो क्यूबिज्म में बनाते ही थे, ठीक है। अच्छा, राजा रवि वर्मा के बारे में चैप्टर में नहीं है, वो पिछले चैप्टर में है, तो इससे पिछला चैप्टर हम इसके बात करेंगे। थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि कुछ चैप्टर हम बीच में से कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम जल्दी से पहले कर लें और बाद में हम धीरे धीरे चैप्टर्स को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। रवि वर्मा, रविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल, जामिनी रॉय आदि मार्गदर्शकों के बाद युवा पीढ़ी के कलाकार समकालीन यानी कि युवा पीढ़ी के कलाकार कंटेम्प्रेरी कला का विकास करते रहे। इन कलाकारों ने एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, ठीक है, एफ.एन. सूजा जी बहुत बड़े कलाकार थे, गणेश माइनी, एस.एच. रज़ा भी बहुत बड़े, ये सारे एक ही ग्रुप के थे, एम.एफ. हुसैन, रज़ा, सूजा। और उसके बाद विकास भट्टाचार्य, सतीश गुजराल आदि ने भारत में विभिन्न प्रांतों में नई नई शैलियों की कला की रचना करी। दक्षिण भारत में समकालीन कला के विकास में पाणिकर, श्रीनिवासुल तथा चोलामंडल कलाकारों का योगदान महत्वपूर्ण है। सो ये सारे थे, ठीक है, ये चैप्टर था। अगला चैप्टर है लोक चित्रकला, और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि चैप्टर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो, इसलिए मैं बुक में से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में पढ़ भी सको। अगर आपके पास बुक नहीं है, PDF अवेलेबल नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत आ रही है तो। सो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी आर्टिस्टों के लिए।